अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आपको मेरी तरफ से स्पोर्ट्स रूम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का स्पेशल मौका है तो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, वर्ल्ड के नंबर 2 बैट्समैन इमामुल हक। तो इमाम से मुलाकात करते हैं और उनके साथ आज ईद मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आइए, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरी तरफ से तमाम सबको देखने वालों को स्पोर्ट्स रूम को ईद मुबारक और आई होप कि सारे अच्छे से ईद गुजार रहे होंगे। बिल्कुल, ये ईद मैंने कहा कि आपके लिए बड़ी स्पेशल है। एक तो दुनिया के दूसरे बैट्समैन बन गए और साथ साथ समरसेट का एक यूनिक सा कॉन्ट्रैक्ट भी आपकी तरफ आ गया है। वो मिड सीज़न हार्डली कोई ऐसा चेंज करते हैं, बट बिकॉज जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो हर तरफ से नज़रें आ रही होती हैं, ऑफरें आ रही होती हैं, तो ऐसा ही हुआ है, आपको बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे ख्याल से इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश और एक मेहनत होती है, बाकी ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ऊपर अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो काफ़ी शुक्र अदा करना चाहता हूँ फैमिली का, पेरेंट्स का, भाई बहन का, और जो लोग मेरा सर्कल है उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आपकी जगह पे हो चाहे वो मेरी जगह पे हो। एक इंसान का एक अपना बबल होता है, अपनी लाइफ होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके हर बुरे टाइम पे खड़े रहें, क्योंकि अच्छे टाइम पे तो जैसे आपने कहा ना, हर तरफ से ऑफर्स आ रही होती हैं, तो अच्छा टाइम कभी नहीं पता और बुरे टाइम का ज़्यादा पता होना चाहिए इंसान को, क्योंकि बुरे टाइम में इंसान की अगर पर्सनैलिटी, अगर वो अपने आप को डिफाइन रख ले और उसको फ़र्क ना पड़े, तो अच्छे टाइम को वो और इन्जॉय कर सकता है। बाकी समरसेट इट्स वेरी, मेरे ख्याल से मुझे बहुत शौक था कि काउंटी में स्पेशली 4 डे के कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्योंकि 4 डे का वहाँ पे बहुत मैंने सुना है कि बहुत मज़ा आता है और टफ़ क्रिकेट भी है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस, तो लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा चलो, तुम्हारे करियर पे और तुम्हारी चीज़ों पे तो बहुत सारी बातें करनी हैं और ऑब्वियसली वो हम करेंगे। शुरुआत ईद से करते हैं। तो ईद एट होम, ईद अवे, ये भी सीरीज़ की तरह है, होम एंड अवे। तो कुर्बानी वाली ईद तो बाहर बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता होगा। देखिए नजीब भाई, कुर्बानी वाली ईद अगर बाहर हो तो अब कहाँ हम उधर बकरे लेके फिर सकते हैं। अगर इंग्लैंड में है तो मतलब जहाँ भी हो तो ईद का तो चाहे छोटी ईद हो और बड़ी ईद, क्योंकि छोटी ईद ज़्यादा स्पेशल होती है मेरे लिहाज से, ठीक है, क्योंकि बकरा ईद में काम बहुत ज़्यादा होता है, जानवर का, कुर्बानी का, लोगों का गोश्त बांटने का, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन घर की ईद का कोई उसका कोई मैच नहीं, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो। प्लस इट्स डिफरेंट फॉर मी एंड यू ना, हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ यार घर से दूर करेंगे बड़ा अजीब लगेगा, और उनके साथ तुम्हारा तो एक सेकंड होम तुम्हारी टीम है ना। देखिए तो तुम्हारे वो सारे दे आर लाइक योर ब्रदर्स, वो हर वक्त उनके साथ ही है। जी, 12 महीने साल में 7 से 8 महीने हम अपनी टीम के साथ रहते हैं, कैंप के साथ रहते हैं। तो मैं जब वापस आता हूँ तो अब ज़्यादा मैं उस अपनी गैदरिंग को मिस करता हूँ कि घर वालों के, क्योंकि मोस्टली आपने बुरा टाइम, अच्छा टाइम, इंजॉयमेंट, आपके क्रिटिसिज्म, सारा कुछ आपने टीम के साथ ही सेलिब्रेट भी किया है और दुख में भी वो सारे एक दूसरे के साथ होते हैं। तो मेरे लिए वो बॉन्ड ज़्यादा स्पेशल है जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा, मेरी सोर्सेस कहती हैं कि ऊँट आता है तुम्हारे यहाँ ईद पे। मैं पिछले 2 साल से काफ़ी जो है घर वालों को कह रहा था कि मुझे ऊँट का गोश्त खाना है, तो मैंने टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने हिरन का गोश्त खाया हुआ, बहुत बहुत मज़ेदार होता है। तो वो मुझे था कि ऊँट का गोश्त खाना है और नमकीन होता है। बेसिकली मैं बहुत शौक है मुझे पठानों के खाने। ऊँट, अब ऊँट लेने के लिए, जाने के लिए आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना है? अच्छा, मैं तो नहीं जाता कभी, टू बी ऑनेस्ट। मंडी जाते ही नहीं हो? मैं मंडी नहीं जाता क्योंकि मुझे डर लगता है जानवरों से। शौक बहुत है, बस दूर दूर से। अच्छा, मेरा कुछ और प्रॉब्लम है, आई एम जर्मोफोब। मुझे ना ये डर लगता है जर्म्स होंगे, गंदगी होगी, वो थोड़ा सा वो होता है। बट तुम्हें बिल्कुल शौक नहीं जाने का? नहीं, शौक अब ऑब्वियसली अब नहीं जा सकते। सबसे ही डर लगता है या मोस्टली सबसे ही डर लगता है। मैं बहुत मतलब दूर दूर से मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे कैट्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसको गोद में नहीं ले सकता। ये really? हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो 2 साल से पापा कह रहे थे, क्योंकि पापा को हमेशा गाय का ही है कि जी गाय होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मैंने 2 साल के बाद मैंने कंफर्म कर दिया कि जी अब ऊँट आएंगे इंशाल्लाह। मैं ज़रूर पिक्चर्स लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल, पिक्चर्स लगाइए। अच्छा, कुर्बानी की बात हो रही है तो शादी कब कर रहे हो? कुर्बानी शादी नजीब भाई
एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में इंशाल्लाह। अभी भी 1 से 1.5 साल? कब तक दूसरों की शादियों में जा जा के ट्वीटें करोगे बॉब्स एंड आई थिंकिंग कि कितने कितने अजीम लोग हैं? तुम्हें उसकी ट्वीट का जवाब भी याद है? जी तुम्हारा भी नंबर आ रहा है और अजीमों में भी तुम लिस्ट में टॉप पे होगे। अच्छा नजीब भाई, बात ऐसी है, घर वाले बहुत पीछे पड़े हुए हैं टू बी ऑनेस्ट, और घर वाले को लगता है कि अब मेरे ख्याल से हाई टाइम है कि आप शादी कर लो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे फिर मैं अभी लर्न कर रहा हूँ काफ़ी और चीज़ें, अभी भी और मैच्योर होना है, और बस मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये है कि पहले इंसान जो है अपनी क्रिकेट पे फुल कंसंट्रेशन, हल्की सी बहाने हैं, और तुम्हें घर वाले नहीं प्रेशर डाल रहे कि ये जो है ना तुम्हारा कि पहले मैं तो जिंदगी में सेट हो जाऊं, और ये अब तो हो गए भाई वर्ल्ड नंबर 2 सेट का अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। हाँ तो मतलब एक ट्रैक पे आ गए माशाल्लाह, क्रिकेट आगे है, तुम्हारी फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है, तो अब तो वो टाइम आ गया ना जब आप ऐसे फैसले करते हैं। हाँ बिल्कुल टाइम आ गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने और बाबर ने काफ़ी कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं अपने इर्द गिर्द, किस वजह से हमने कहा कि थोड़ा सा 1 साल अगर लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी कोलीग्स की शादी हुई है, जिसमें हसन अली है, उस्मान कादिर है, इमाद वसीम है, तो ये जिन जिन की शादियाँ हुई हैं ये बिल्कुल कमरों से बाहर नहीं निकलते इनका बिल्कुल जो है 9 बजे के बाद कट ऑफ टाइम है, 10 बजे के बाद ये जहाँ भी हों आप। एक प्लेयर है हमारा, हम न्यूजीलैंड में थे, तो हम रोज़, मैं नाम नहीं बता सकता तो वो बस मसला हो जाएगा, वरना हम न्यूजीलैंड में थे तो हम रोज़ खाना खाने जाते थे, आपको पता है 9, तो एक लड़का था 9:30 बजे के बाद वो हमारे साथ नहीं फिर हमारे ग्रुप का मेंबर था वो, हम खाने पे जाते थे 9:30 बजे के बाद उसको भाभी की कॉल आती थी एंड ही हैज़ टू गो बैक टू द होटल, जो मर्जी हो जाए। वो अकेला टैक्सी में भी आता था, वहाँ से हम न्यूजीलैंड में खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जहाँ मर्जी हैं, उसने 9:20 पे करीब उबर टैक्सी जो अवेलेबल है वहाँ से पहुँच जाना था और अपने होटल में जाके कॉल करनी थी, और कॉल भी होटल जाके करनी है, कहीं इस तरह बाहर में नहीं। तो मैंने और सैफी भाई ने बहुत बहुत मजाक उड़ाया था। Are you serious? तो वो उस जगह से भी कॉल नहीं कर रहा? उस जगह से उसने वहाँ से वापस जाना है और होटल में जाना है और कॉल करनी है, तो बस फिर हमने कहा कि हम अभी ठीक है इस तरह ही। वैसे देखो दुनिया में हर वो आदमी जो शादी का मशवरा देता है वो शादीशुदा है वो कहता है हम अकेले क्यों फंसे हुए, तुम भी फंसो। ऐसे ही है नहीं, इट्स अ ह्यूज बेसिकली, ये तो सारे जोक्स अपार्ट, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, इट्स अ बिग वेरी बिग ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, और आप टोटली कमिटमेंट और टोटली जो अब आपने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तब रेडी हो ना, मेरे ख्याल से इंसान को तब करनी चाहिए। अब तो तुम्हारी क्रिकेट वहाँ पहुँच गई है, तुम्हें तो शो में बैठ के लड़कियाँ प्रपोज कर रही हैं यार, अब तो कर लो। और तो क्या मतलब क्या सोचा है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या वो तीसरी वाली? नहीं तीसरी वाली पता है ना, तीसरी वाली जो होती है लव दुनिया को कहते हैं, वो तो अम्मी को पसंद आ गई थी मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी वाली होगी सबकी तीसरी। मैं ये कह नहीं सकता कि लव मैरिज है, ठीक है, और अरेंज मैरिज मैं करूंगा नहीं तो फिर वो तीसरी वाली में होगा कि होगी लव, और घर वालों को कहूंगा कि आप कहें हर जगह कि ये हमने पसंद किया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और इमाम के करियर के हवाले से बात करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे बेसिकली करियर वाइज तो अब ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनको तनकीद का और चीज़ों का सामना करना पड़ा है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस एट सच अ यंग एज। तो इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in Sports Room in conversation with इमामुल हक। और इमाम ईद पे हमारे साथ हैं और बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। इमाम करियर के स्टार्ट पे आते हैं, श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में सेंचुरी, सही है, उस मैच जिताया भी, और क्या सोचा था कभी कि ये तो ड्रीम स्टार्ट है, ऐसा होगा जब मैं खेलूँगा, ऐसा होगा मेरे साथ? देखें, बहुत जब आप ख़ास तौर पे जब आप किसी भी इंटरनेशनल सिनेरियो में आते हैं तो उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती टू बी ऑनेस्ट कि होना क्या है, तो ऐसा ही था। बट उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास में 200 करके आया था, पाकिस्तान ए में रन्स करके आया था, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था। फिर उस वक्त कुछ प्लेयर्स भी HBL के, कोई अहमद शहजाद भी टीम में था, फ़हीम अशरफ भी टीम में था, जुनैद खान भी टीम में था, तो ये सारे वही थे जिनके साथ मैं पूरा बाबर भी टीम में था, तो कुछ और शुएब मलिक, ये सारे वो थे जिनको मैं काफ़ी अरसे से साथ में खेल रहा था उनके, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और जब मुझे याद आया था जब मैं अबू धाबी में पैड कर रहा था तो बहुत सारी बटरफ्लाइज और बहुत सारे डाउट्स बहुत ज़्यादा आते कि पता नहीं क्या होगा, बट जब अंदर गया था तो 10 से 12 बॉलें खेली हैं, तो वो 1-2 शॉट्स लगे हैं जो आपके फेवरेट शॉट्स होते हैं, तो वो लगा ना, तो एकदम ऐसा हुआ कि किसी ने जो है ना आपको पिंच किया कि हाँ ये सारा कुछ वही है जो आप करते हो। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो में तो सबसे पहले जो आप में डिफ़िकल्ट आता है ना फेस, वो आता है डाउट का,
कि यार ये वही क्रिकेट है जो हम खेल के आ रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी नए प्लेयर से बात करोगे ना, वो समझता है कि इंटरनेशनल बिल्कुल ही अलग है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट अलग है, लेकिन प्रेशर के लिहाज से क्रिकेट इज़ द सेम। और मैं उसको कहूँगा कि क्रिकेट बेशक थोड़ी आसान है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती। तो बटरफ्लाइज काफ़ी सारी थी, फिर जो 1-2 शॉट्स लगे उसके बाद सारा मोमेंटम बन गया। तो उसके बाद बस उसी फ्लो में मैं खेलता गया, और टू बी ऑनेस्ट कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं सेंचुरी करूंगा और पाकिस्तान के लिए पहला मैच होगा, मैन ऑफ द मैच बनूंगा। ये आप नहीं सोचते, ये आप सोच नहीं सकते, ये आप सोच नहीं सकते। यू कैन नॉट प्लान ऑल दिस। तो बस ये जरूर सोचा था। अच्छा स्टार्ट खुद ही मिला, एंड यू वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और चीट कर सकते हो ना? नहीं चीट नहीं कर सकता फिलहाल। नहीं कर सकते। कॉफी पी लूंगा, क्योंकि चीट अभी जो है कल परसों हो गया है। अच्छा आते ही ना तुमने अपनी एक इमेज भी बड़ी कूल सी बनाई कि मेरे बारे में बातें करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमसे पोस्ट मैच सवाल उर्दू में हो रहा है, जवाब अंग्रेजी में हो रहा है, तो वो भी तुम्हें था कि हाँ यार मैं ये भी दिखा दूं कि मैं भाई पढ़ा लिखा भी हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसके पीछे बहुत फनी स्टोरी है। देखिए इंसान का पढ़ा लिखना ना पढ़ा लिखा का इंग्लिश से मेरे मुतालिक इंग्लिश का कोई ताल्लुक नहीं है। बट ये था कि मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि मैं इंग्लिश में बात करूं। ये आज मैं कहता, क्योंकि वो मैंने सिर्फ अम्मी के चक्कर में मैंने इंग्लिश में बात की, वरना मैंने कभी भी नहीं कही। क्योंकि मेरी अम्मी ने बहुत स्ट्रिक्ट थी वो पढ़ाई में, उन्होंने मुझे कभी बहुत कम सपोर्ट किया क्रिकेट में इन माई अर्ली स्टेजेस। जब मैं अंडर 16 अंडर 19 खेल रहा था, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा हमने आप पे इतना इन्वेस्ट किया है, स्टडीज़ में आपको फीसेस दी हैं इतनी सारी, तो अब तुम अगर क्रिकेट में जा रहे हो तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं गई ना। तो मैं उनको कहता था कि यार इसका मुझे फ़ायदा होगा, एजुकेशन ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता, कभी ज़ाया नहीं होता। तो वो सिर्फ इस चक्कर में मेरे था कि वो मुझे एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उस वक्त कि पहली मैच में मैन ऑफ द मैच था, तो आई हैड टू गो टू रमीज़ भाई, तो उधर जाके मुझे बोलना पड़ गया। तो सिर्फ मेरे दिमाग में वही था कि ये बात करें तो मैंने इंग्लिश में बात करनी है, टू शो माई मॉम के यार हाँ आपकी पढ़ाई ज़ाया नहीं हुई। बिल्कुल सही है। पर्ची से लेके वर्ल्ड नंबर 2 तक का सफर ये इमामुल हक ने कैसे तय किया? क्योंकि तुम्हें इस बात पे दुख नहीं होता था कि यार अभी तो मैं खेला ही नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव अ रिलेशनशिप विद इंजमामुल हक, आपने मुझ पे एक टैग लगा दिया, पहले मुझे मौका तो दो। ये इरिटेशन नहीं होती थी? नजीब भाई अब मतलब ये सवाल इतना कॉमन है मेरी लाइफ में कि मुझे अब इस पे बात करना है बहुत हंसी आती है। मैं एज ए जोक लेता हूँ ये पर्ची। अगर अब तो पहले तो शुरू में हेजिटेशन होती थी ना, तो अब तो पर्ची नाम भी एक मतलब मुझे नहीं अंडरस्टैंड वन थिंग, शायद मैं तुमसे 1-1.5 साल पहले मिला होता तो मैं तुमसे ये सवाल ना करता, बिकॉज आई नो कि तुम इससे हर्ट होगे। आज ये सवाल तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज तुमने अपना परसेप्शन चेंज किया है। बिल्कुल। एक मजे की बात आप इसमें बताऊं कि ये 1.5 साल पहले ही मैंने सोचा था। हर्ट मुझे शायद अगर आप तो एक हम इंटरव्यू अगर कोई मुझे कहे तो हर्ट तो इंसान को लाइफ के एंड कैरियर के एंड में भी करता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये बहुत पहले चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब आपको एक मजे की बताऊं तो मेरा तो एक मैं ब्रांड खोलने का सोच रहा हूँ जिसका नाम है पर्ची। जबरदस्त। आई हैव टू टेक दैट एज माय स्ट्रेंथ। जबरदस्त। ठीक है, तो ये वाली जिसका नाम है पर्ची और नीचे 26, तो ये आज मैं पहली दफ़ा डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो देखें जो चीज़ है मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, बट दूसरी चीज़ ही देखें मुझे दुख ये होता है कि जो लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, आप टीवी पे बैठ के गलत बात नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कैसे आया। मैं आज आप प्लेयर देख रहे हैं कि पीएसएल के 2 मैच खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। एक लड़के का फर्स्ट क्लास का मैच होता है, वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेल रहा होता है, और तारीफें हो रही होती हैं। तो यार मेरे तो 43 फर्स्ट क्लास मैचेस थे जब मैं पाकिस्तान से खेला हूँ, और मेरे 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स थे। एंड नॉट लाइक उस वक्त जगह नहीं थी, उस वक्त टीम में जगह भी थी, तो नया बंदा आ भी सकता था। हाँ जी, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, और उस पाकिस्तान के एरा में अंडर 19 में सिर्फ 3 से 4 प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन्स की जूनियर अंडर 19 में। उसमें से एक मैं हूँ, एक बाबर है, और एक समी असलम एंड अहमद शहजाद। हम 4 प्लेयर्स हैं। तो आप किस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हो ये बात। उसके बाद सर मैं फर्स्ट क्लास 4 साल खेला हूँ लगातार, 43 मैचेस, केएरएल से 2 साल, 2 साल एचबीएल से विद द टॉप प्लेयर्स, जिसमें इमरान फरत, उमर गुल, अब्दुल रहमान, शाहिद हफीज, इन सब के साथ। उधर मैंने मतलब पहले साल रन्स किए, मेरा नाम नहीं आया, स्कोर 600 रन्स, कहीं नाम नहीं आया। उसके बाद मैंने अगले साल फिर 500 रन्स किए। फिर एक सीज़न मेरा गंदा गया केरल में 400 के नाम से। ठीक है, कोई आपको पता है केरल की विकेट्स थोड़ी सी टफ। फिर मैं एचपीएल गया तो मैंने वहाँ पे 878 रन्स किए। ओपनर्स में मैंने टॉप किया था, और फाइनल में 200, फिर भी नाम नहीं आया कहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान ए के लिए मुझे सेलेक्ट किया, मैंने वहाँ बैक टू बैक 100s किए। ठीक है, फिर भी कहीं नाम नहीं आया।
मेरा नाम आया जब मुझे मिकी ऑर्थर ने पहली दफ़ा देखा, क्योंकि मैं इमर्जिंग कैंप लगा हुआ था, उसने मुझे पहली दफ़ा देखा जब ये चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आए, तो उसने मुझे पहली दफ़ा ये बोला। We'll go to मिकी आर्थर in a bit. जो मेरा अगला सवाल है वो ये कि डू यू थिंक आफ्टर, मैं ये नहीं कहूँगा अचीविंग ऑल दिस बिकॉज अभी तुम्हें और आगे जाना है, अभी कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली बिकॉज यू आर इंजमामुल हक़्स नेफ्यू? मेरी सोर्सेज कहती हैं कि इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी तुम्हें कहा जाता है फिटनेस का ध्यान दो बेटा, इसी तरह लगे रहो। जैसे मैं आपसे शो ऑफ एयर बात कर रहा था कि पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लो, आपका जब तक आप मरते नहीं हो आपको किसी भी चीज़ के लिए ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मैंने ये चीज़ बहुत अपने अंदर बिठा ली है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से भी अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। बट weren't you shocked with the central contracts? Because I certainly was कि जब आपका चीफ सेलेक्टर ये कहता है कि इस साल की परफॉर्मेंस की बेस पे हम इसको लेकर आए हैं, इनके पीछे नहीं थी लेकिन इस साल बहुत अच्छी थी, तो इस साल तुमसे अच्छी तो किसी की भी नहीं थी, तो फिर तुम वाइट बॉल की बी में कैसे हो सकते हो? ये सवाल मैंने भी किया था और कप्तान से भी किया था और उनसे भी खुद भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि जी जो सी के आप बी के आप डायरेक्ट नहीं आ सकते ए में। तो किस किताब में लिखा? आई डोंट नो, ये जो उन्होंने दिया वो ये खैर ये सवाल उनसे बनता है, हाँ, बट मेरा सवाल उसी से रिलेट हो रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज इनकरेजमेंट के लिए है ना, इट्स नॉट अबाउट द मनी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, इट्स अबाउट द इनकरेजमेंट। क्या आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अपने ही तो पहले सराहें। नजीब भाई देखें, डिसअपॉइंटमेंट तो है बिल्कुल, मैं इसमें नहीं क्यों झूठ बोलूँगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपने जब परफॉर्मेंसेस दी होती हैं लास्ट जून से लेके अब जो जून कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से बनता है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से परफॉर्मेंसेस काफ़ी आई, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए, बट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसका जवाब मेरे ख्याल से कैप्टन और उन्हीं के पास हो सकता है, वो मेरे पास तो नहीं है। मेरा इतना राइट ज़रूर है कि मैं पूछूं, तो वो बस मेरे ख्याल से यही है कि शायद उन्होंने कहा कि जी आपको हमने रेड बॉल का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कि जिनकी डिफरेंट लुक्स होती है, डिफरेंट अपीयरेंसेस होती हैं, ग्लासेस पहन के बैटिंग करने वाले मेरा ख्याल है बहुत ही कम है, और आय जो है वो बैट्समैन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम बचपन से सुनते हैं। तो तुमने कभी सोचा नहीं मैं लेंसेज लगा के खेलूँ? बिल्कुल सोचा है और मैंने ट्राई भी किए हैं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि मुझे बहुत छोटी एज से ग्लासेस लग गई थी, और वो भी मतलब बताऊं तो पढ़ने की वजह से लगी थी, क्योंकि मुझे अभी तक याद है मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे और मैंने अपने जो बीच वाले मिड एग्ज़ाम्स उसमें अच्छे नहीं दिए थे, तो मैंने बहुत पढ़ा था, करीब मैं पागल हो गया था पढ़ के, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी घर से बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी मदर जो थी, तो उस वजह से मैं बहुत छोटी एज में लग गई थी ग्लासेस। तो शुरू में मुझे फील्डिंग में प्रॉब्लम होता है अंडर लाइट्स, क्योंकि जब अंडर लाइट्स स्काई में बॉल जाती है और जब इस तरह की गर्मी हो जैसे मुल्तान में, मुझे अंडर लाइट्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एकदम बॉल जब ऊपर जाता है ना तो एकदम आपकी ग्लासेस जो है ना वो एकदम हिलती हैं, तो उस वजह से सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है कि जब हिलती है तो वो एकदम आपको जो है ना ऐसा लगता है कि यार बॉल जो है ना एकदम इधर उधर गया है। लेकिन बैटिंग करते हुए मेरे से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार गर्मी में पानी आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है, ब्लर हो जाती है। अच्छा, मुझे कभी आज तक फील नहीं। बट व्हाई डोंट यू ट्राई इट कि तुम अपने ऑफ डेज में लेंसेज पहन के देखो। तो जी भाई आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यही लुक बन गई है। हम जैसे पहले तो बच्चों को कहते थे भाई सिर्फ पढ़ो, अब तो है कि यार क्रिकेट खेलना, मैं देखता हूँ अच्छी अच्छी फैमिलीज में क्रिकेट खेलना चाहता है, हाँ ठीक है, उसको प्रमोट करते हैं, उसको कहते हैं कि हाँ यार इसको अपॉर्चुनिटी दो, अकेडमी में डालो, वो करो। घर से बाकियों का तुम्हारे क्या रिएक्शन था? बिकॉज तुम्हारे लिए डिफरेंट इसलिए कि यू हैड अ केस स्टडी एट होम, कि तुम्हारी फैमिली में से एक आदमी ने इतना नाम बनाया क्रिकेट में, इंजमामुल हक बिकेम अ लेजेंड, उनकी स्ट्रगल, उनकी सक्सेस से बहुत कुछ तुमने डूज एंड डोंट सीखे होंगे ना। बहुत मेरे ख्याल से इजी भी हो जाता है कि जब एक लाइफ की जर्नी आप स्टार्ट करते हो ना और आपके घर में एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसने सब कुछ देखा है। मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसी मैं कुछ बात नहीं भी कहता, उनकी मेरी बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल रहा होता है इमाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब आपने पाकिस्तान के लिए 400-500 मैच खेले होते हैं, कैप्टनसी की होती है 4 साल 5 साल, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके जहन में वो आ जाती हैं। बात रही स्टडीज़ की तो यस, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे अब्बू, जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे अब्बू मोस्टली इंग्लैंड में यूके में रहते थे, तो मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा कैरियर अंडर 16 में मैंने अच्छा किया, फिर मेरे अंडर 16 के कोच थे, उन्होंने स्पेशल कहा कि आप इसको खिलाएं, फिर मेरे स्कूल के जो कोच थे उन्होंने कहा कि जी आप
इसको खिलाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब मेरी अम्मी की थिंकिंग तब चेंज हुई जब मैंने अंडर 19 में PIA से, जब आपको पता है डिपार्टमेंट पहली दफ़ा आए थे, तो मैं PIA में सिलेक्ट हुआ था। शुएब मोहम्मद वाज द वन हु सिलेक्टेड मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने कहा था कि आप में है कुछ जो है वो आप खेलोगे अपनी फील्डिंग। उनको मेरी फील्डिंग बहुत पसंद थी, तो वो उस तरह से जब मैंने टॉप किया अंडर 19 में, जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान अंडर 19 में मेरा 30 प्लेयर्स में नाम आया, तब आहिस्ता आहिस्ता मेरी मॉम की जो अम्मी की थिंकिंग थी ना वो चेंज है। उसके बाद उन्होंने भी मुझे कभी नहीं रोका। ठीक है, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है इमाम के साथ, और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और इमाम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स टेक यू आउट फॉर अ ड्राइव, जहां पे हम आपको दिखाएंगे इमाम का स्कूल और वो ग्राउंड जहां से खेल के वो क्रिकेटर बने। चलिए, ये हमारा वो स्कूल है जहाँ पे मुझे जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। अच्छा, वर यू अ गुड स्टूडेंट? मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और मेरे जो मुझे याद है जो प्रिंसिपल थे ना, मैं जब छोड़ने जा रहा था ना, मैं किसी अंडर 19 के कैंप में जा रहा था, तो मेरे सर वासिक मुझे थे, वो मेरे अब्बू को कहा कि ये इतना इंटेलिजेंट है, ये CSS के एग्जाम्स भी पास कर लेगा, बस आप इसे मेरे पास भेज दें। और मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कहा ये पागल हो गए, ये मुझे नए चक्कर में फंसा रहे। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें थी। लेकिन यह कि यहाँ पे हमने एंजॉय बहुत किया है। पहली दफ़ा मैंने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट इसी सऊद खान, अगर आपको पता, बड़े फेमस एक कोच थे, वो इधर थे, तो वहाँ पे मैंने इधर क्रिकेट स्टार्ट की। उस ज़माने में मुझे टेबल टेनिस का भी बहुत शौक था, तो मैं टेबल टेनिस भी खेलता था। तो इधर बहुत मैंने ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स। अगर मुझे ये भी लगता है कि अगर क्रिकेटर ना होता तो मैं शायद बैडमिंटन का या टेबल टेनिस का प्लेयर हो जाता। इधर जो है बचपन भी गुजरा है, क्योंकि मेरा भाई भी क्रिकेटर था, तो वो लेके आया था मुझे मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब, जो कि नवाब के नाम से बहुत फेमस है। आपने भी शायद नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो ये हमारा एक ग्राउंड था, इधर आप देख रहे हैं मैच चल रहा है अभी भी। तो इधर हमने बहुत बचपन गुजरा है। बेसिकली प्लेयर तुम यहाँ से बने हो? बेसिकली ऐसा ही है। नवाब साहब की बहुत ज़्यादा उसमें हाथ है। आप एक लड़के को अपॉर्चुनिटी देते हो, तो वो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी में बैट्समैन इधर बनाऊं, खेल के आउट हो के, क्योंकि इधर हर हमारे हफ्ते में 3-3 मैचेस होते थे। अच्छा, तो ये यहाँ पे नाइट्स इन पे बड़ा वक्त गुजारा होगा, बड़ी प्रैक्टिस की होगी यहाँ पे? मेरे ख्याल से अंडर 16-15 से लेके पाकिस्तान खेलने तक ये इसी सिमेंट पे, और ये जो आप देख रहे हैं 60 टर्फ, इधर रोल भी किया है बहुत। अच्छा। और हाँ जी, इधर रोल भी बहुत किया और इधर सिमेंट पे प्रैक्टिस भी बहुत किया। और ये हमारा ग्राउंड था, तो इस ग्राउंड में पता नहीं बेतहाशा मैच खेले। तो अब तो काफ़ी नई फैसिलिटीज़ आ गई हैं, स्लैब बन गया, ड्रेसिंग रूम आ गया। पहले ड्रेसिंग रूम नहीं था, हमारे होते हुए ही बना है। अभी इन लड़कों को देख के अपना वक्त याद आ रहा है और थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हो कि 5 साल गुजर गए पाकिस्तान टीम में, वो वाला फेज़ मेरा गुजर गया कि अनसर्टेनिटी फ्यूचर की? आप देखें ज़ाहिर है नजीब भाई, इस फेज से तो सबको ही गुजरना पड़ता है। अब मैंने भी इधर, आप यकीन करें, इस गर्मी में ये खेल रहे हैं, तो अब देखें सबका ने इस प्रोसेस से गुजरना। जैसे आपकी फील्ड में भी काफ़ी जो प्रोसेस है उसमें, तो ये एक प्रोसेस है आपका जिससे अगर आप नहीं गुजरोगे तो आप, मेरा नहीं ख्याल है जहाँ पर शायद मैं खड़ा हूँ तो ये कल को पहुँच पाए। अच्छा, गोइंग बैक टू क्रिकेट वाला पार्ट, और उसमें जो तुमने अभी मिकी आर्थर का जिक्र किया, मिकी आर्थर को वेदर यू लाइक हिम और नॉट, मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, वी ऑब्वियसली लाइक हिम, बट वेदर यू लाइक हिम और नॉट, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि जिस लड़के पे उसने हाथ रखा और जिसको सपोर्ट किया, शायद आपको उस वक्त समझ में ना आए। लोग शुरू में, तुम्हें याद होगा, लोग शुरू में कहते थे कि ये बाबर को बिला वजह का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भाई बिला वजह का नहीं, उसको ये दिख रहा था जो आज बाबर है, उसको वो दिख रहा था जो आज इमाम है। सही है। तो तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि भाई इनके तो चचा चीफ सेलेक्टर थे तो ये टीम में आ गए। हकीकत ये है कि मिकी आर्थर वांटेड यू, तो इलेबोरेट। मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ी बात बोलने लगा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ पाकिस्तान में कुछ हमारे हैं जो जेलस होते हैं बेसिकली मिकी आर्थर से, क्योंकि वो टीम बना गया था। टू बी ऑनेस्ट, किसी को ये बात अच्छी लगे ना लगे, वो टीम बना गया था। उसका वर्क एथिक्स बहुत अच्छे थे, उसकी एक
ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे आपकी चीज़ अच्छी लगती तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसका हमें गुस्सा नहीं पसंद था और हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हम उसको मुंह पे बैठ के कहते थे कि अपने लिए तू साइकेट्रिस्ट रख या कुछ रख। वो जो आपने भी देखा था वो टीवी पे जो उसके शोज, वो हमें भी नहीं पसंद थे, वो किसी टीम के लिए नहीं अच्छे। ही हैड टू कंट्रोल, और वो हमसे प्रॉमिस करता था कि मैम आई एम वर्किंग ऑन इट। कहता है कि मुझे अब सबसे ज्यादा मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूं और मैं अपने अंदर पेशेंस लाऊं। कहता है लेकिन वो इतना जज्बाती था कि वो बस हो जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि यार मेरे अंदर है, मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी सर मिकी वॉज द वन जिसने सबसे पहले कहा था कि यार मैंने तुम्हें खिलाना ही खिलाना है। इवन दो शायद इस बात को ना पता हो कि शायद मैंने देखा है कुछ इंटरव्यूज में, मेरे चाचू ने भी ये बात की है कि टेस्ट मैचेस में माय चाचू वाज नॉट फेवर ऑफ मी व्हेन वी वर गोइंग टू द इंग्लैंड। पहली दफ़ा ग्रांट फ्लावर एंड मिकी ऑर्थर उनके पास गए थे कि हमें ये चाहिए इमाम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। और आप अगर पुराने इंटरव्यू में उन्होंने ये बात उन्होंने बोली है और मिकी ऑर्थर भी इस बात को जो है वो कहेगा। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें मिकी ऑर्थर वाला कोच होना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखें बाबर हो गया, इमाम हो गया, शदाब हो गया, हसन हो गया, शाहीन हो गया, यू नेम इट, फ़खर जमान हो गया, फ़हीम अशरफ, यू नेम इट। और इससे पहले वाली लॉट में भी जो इवन रिजवान भी, जब तक सैफी भाई थे रिजवान टीम से कभी ड्रॉप नहीं हुआ। ही वॉज द 12th मैन हमेशा, बहुत सारे टूर्स पे। तो उसको कभी उसने हमेशा नहीं कहा कि ये मेरा, उसने कहा ये मेरा सेकंड है, जब भी सैफी भाई होंगे यही खेलेगा। मूविंग ऑन, विराट कोहली को पीछे छोड़ के कैसा लगा? क्योंकि देखो परफॉर्म नहीं कर रहा, ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट, सही है। नो डाउट, आगे हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में उसका शुमार होगा। बट उसको करियर की इस स्टेज पे पीछे छोड़ के देखो, ये रैंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं होती, बट इससे आपको फील होता है कि यार मुझे वो रिकग्निशन मिल रही है, सही है। बिल्कुल नजीब भाई, बहुत मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार आप वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम को आप जब पीछे चढ़ो। बेशक रैंकिंग को मैं इतना वो नहीं करता कि जिस बंदे ने 2013 से लेके 11 से लेके ऑलमोस्ट 18 तक रूल किया हो, वो ही इज़ अ लेजेंड, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये मैं कंपैरिजन मुझे नहीं पसंद कि कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बट येस इट फील्स गुड कि आपकी जो सक्सेस रेट है ऐसे बंदे से ऊपर चला जाए कि आपकी हाइप बन जाए और आपको विराट कोहली को जो आप बीट करो आईसीसी रैंकिंग्स में। तो तुम्हारा तो दोस्त नंबर 1 है, उसको उसकी नजर उसकी पोजीशन पे नजरें हैं नंबर 1 से हटाने की। ये है, क्यों नहीं है सर? वो और मैं बहुत प्रोफेशनल हमारे में है ये चीज़। इसी वजह से हम दोनों का हमेशा परफॉर्मेंसेज एक दूसरे के पीछे ही रहती हैं। अंडर 16 से ही ऐसे है हमारी दोस्ती बहुत अलग लेवल पे, क्योंकि हमारी दोस्ती नहीं, हम दोनों का बिल्कुल भाइयों जैसा है। और एंड वो वाली बात है ना कि यू शुड कीप गुड कंपनी। इफ यू हैव बाबर एज योर, सर अगर मेरा दोस्त बाबर मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है? ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द फील्ड आपने देखा है, ऑफ द फील्ड मेरे ख्याल से ही इज़ द बेस्ट। और शायद उसको ऑफ द फील्ड क्योंकि थोड़ा सा ज़रा वो चुप रहता है, थोड़ा सा सड़ू के नाम से भी हम उसे कहते हैं, लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत चुप रहता है वो। बस वो जितना भी खुलता है, जितनी उसकी मजाक है, वो मेरे से कम मेरे तक ही है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कप्तान भी है और ऑब्वियसली ही इज एट अनदर लेवल एज अ बैट्समैन, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। कभी जिंदगी में तुम्हें कैप्टनसी की ऑफर आई, वुड यू गो दैट वे, या तुम कहते हो कि नहीं मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा? देखिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए आप कैप्टनसी करो। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। और बिल्कुल सर मैं उसको ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे में मेरी इतनी परफॉर्मेंस, क्योंकि कैप्टन मस्ट शुड बी अ परफॉर्मर और उसको अलग लेवल पे होना चाहिए। जिस तरह बाबर है उसकी परफॉर्मेंस से सबसे अलग है और वो डिज़र्व करता है ऐसी चीज़ें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी हो गई है। ही नोज़ हाउ टू डील विद द बॉलर्स, हाउ टू डील विद द डिफरेंट प्लेयर्स। मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी हो गई है, हर बंदे के अलग अलग टॉन्ट्रम्स होते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में कैप्टनसी अंदर नहीं होती, बाहर होती है ज़्यादा। हर प्लेयर को, हर बंदे को अलग अलग आपको समझाना है उसकी डील में, उसके लेवल पे जाके। तो वो बाबर को आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा करता है वो। तो बिल्कुल ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़रूर मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। T20 टीम में ओपनिंग स्लॉट में बड़ा मुकाबला है। जी, सही है। वहाँ के लिए क्या तैयारी है? नजीब भाई उसके लिए मैंने तैयारियां बहुत की हैं पिछले साल 1.5 साल से, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से ऑब्वियसली मैं T20 तो कम ही खेला हूँ। जो मेरी परफॉर्मेंसेज आई हैं वनडे और टेस्ट में आई हैं, मगर मैं तो जब प्रिपेयर करता हूँ तो मैं अपने आप को T20 का भी प्लेयर समझता हूँ, वनडे का भी और टेस्ट का भी। और मैं समझूंगा चाहे मैं कभी भी ना खेलूँ पाकिस्तान से T20, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझोगे तो दूसरों को समझाओगे ना कि मैं अच्छा हूँ। तो मैं अपनी पावर हिटिंग पे बहुत, जो कि आपने अगर देखी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क आया है। बट
गेम सेंस T20 में थोड़ी सी डिफरेंट होती है और यू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। बट ये है कि मुझे चांसेस नहीं मिले और मैंने जब भी पेशावर ज़ल्मी से खेला आई डिड वेल, तो मेरी कोशिश है कि मैं और अच्छा करूं। मगर अभी जिस तरह रिजवान और बाबर खेल रहे हैं, आई गेस मेरा ख्याल किसी की भी जगह नहीं बनती T20 में ओपनिंग की है। एंड आई रियली वांट कि वो ऐसे ही खेलते रहें, क्योंकि आपको पता है सर पे ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हुआ है एंड इट्स नॉट गोना बी इजी ओवर देयर टू परफॉर्म। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं उन दोनों के लिए, वो अच्छा करे। बिल्कुल सही है। लास्ट पार्ट ईद का शो रैपिड फायर मस्ट होता है, जल्दी जल्दी। तुम तो बहुत अच्छा जल्दी जल्दी देते ही हो जवाब वैसे भी। शुरुआत करते हैं। दुनिया का बेहतरीन बॉलर शाहीन, पैट कमिंग्स, स्टार्क, बुमराह। पैट कमिंग्स। बैट्समैन विराट कोहली या बाबर आजम? तुमने कंपैरिजन की बात की थी, लेकिन विराट कोहली। ठीक है। आज तक सबसे फनीस्ट सवाल तुमसे क्या किया गया है? मेरे लिए फनीस्ट सवाल वही था अभी जो मुझे से शो में शादी का पूछा गया। तुम्हें वो सवाल फनी नहीं लगा कि इंजमामुल हक सोते बहुत थे जो तुमसे हुआ, वो तो इतना वायरल हुआ। मेरे हिसाब से वो तुम्हारी जिंदगी का फनीस्ट सवाल होना चाहिए। और उस क्वेश्चन जवाब पे भी फनीस्ट था, इसी वजह से कह रहा हूँ। वो उस क्वेश्चन पे मैं रिपोर्टर को भी सलाम करता हूँ कि क्या मतलब, रिलेशन था। वो असल में इतना पुराना हो गया ना, मेरे जहन में नहीं था, वो रिसेंटली वाला था। मगर वो तो इमाद भाई थे ना, इमाद भाई नीचे से ना मुझसे माफिया मांग रहे थे, कहता है यार अब ये सारा दिन चलेगा, क्योंकि वो उनकी ना पहली असाइनमेंट थी पाकिस्तान टीम के साथ। तो वो चाह रहे थे कि यार कोई ना कंट्रोवर्सी ना कोई होना हो। अब वो सवाल उसने ऐसा किया, पहले तो मैंने उसकी शक्ल देखी, यार तूने क्या सवाल, इंडियन जर्नलिस्ट था। आई नो। तो मुझे फिर समझ ही नहीं आई, फिर मैंने कहा कि इसके लिए यही जवाब ठीक है, तो फिर मैंने उसको यही जवाब दे दिया। तो बिल्कुल सॉरी, आई रिपीट कि ये वाला ज्यादा बेस्ट था। ये तो बेस्ट था। सही है। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? इंजीनियर। पढ़ाई में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता मैं। ग्लासेस और लुक वुक तो पूरी बैठ रही है। इंजीनियरिंग है। अच्छा, ऐसा कोई बॉलर जिसको दोबारा फेस ना करना चाहते हो? राशिद खान एंड कगिसो रबाडा। अच्छा। दे बोथ आर डिफरेंट एंड दे बोथ आर वेरी 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 स्किलफुल। गुड चॉइस, गुड चॉइस। अगर तुम्हारे ऊपर इमामुल हक के ऊपर फिल्म बने, विलन कौन होगा? विलन तनवीर अहमद। नहीं, वो बहुत अभी वो नीचे एक्टिंग नहीं करते। नहीं, आजकल वो तारीफें करने लगे हैं, मैं बता दूं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि ये तो सब टेम्परेरी है। पहली चीज किसी इंसान में नोट करते हो, या मैं इंसान को लड़की कर दूं? लड़की करें ना, मैं बोलना बहुत नोट करता हूँ कि इंसान किस तरह प्रेजेंटेशन क्या है उसकी, वो बोलने से खाने से बहुत मैटर करता है। बट बोलना ऐसा है कि सबसे पहले आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो तो आप बोलते हो, बातचीत करते हो, तो हाउ ही और शी कम्युनिकेट आई रियली नोटिस। ठीक है। किस चीज पे या इन योर केस किस तनकीद पे तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? कि बाबर की दोस्ती की वजह से इमाम खेल। अच्छा, ये पर्ची और इंजमामुल हक से रिलेशन और ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा तुम्हें इस बात पे गुस्सा आता है? इससे मैं सब निकल गया हूँ। अच्छा, ये जो नाम लूँगा, एक वर्ड इस नाम पे जिनका नाम आ रहा है, एक वर्ड बोलना है, ठीक है? बाबर। अगर इसमें अहमद शहजाद और उमर अकमल हुआ तो मैं जवाब नहीं देना। बस नहीं देना है ही नहीं, क्योंकि हर दफा होता है। बस ये सही नहीं मैंने। बाबर आजम। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। फखर जमान। पार्टनर। इफ्तिखार अहमद। चाचा। अरे मैं कसम से मैंने सोचा था तुम कुछ भी बोलोगे, मैं बोलूंगा चाचा। चाचा। विराट कोहली। लेजेंड। शान मसूद। ही इज इन ग्रेट फॉर्म माशाल्लाह। इन प्लेयर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से रेट करना है, सही है? बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट, रोहित शर्मा एंड इमामुल हक। रेट करना है। फर्स्ट विराट कोहली। जो रूट बाबर में थोड़े तुम परेशान जो रूट और बाबर में ज़रूर हूँ। बाबर को कहूँगा मैं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है। रोहित शर्मा, जो रूट एंड देन इमाम। अपने आप को नीचे रखा है तुमने? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा है। फेवरेट एक्ट्रेस? महविश हयात, सबा कमर, हानिया आमिर। महविश हयात पे रोक दिया मुझको, रोक दिया एक आदमी ने, कहा यहाँ रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, मुझे ऑप्शन सुनने ही नहीं है। मैंने उनके साथ जल्बी के 1-2 शूट किए हैं। शी इज़ वेरी नाइस और बहुत अच्छे हैं, और मतलब बहुत हमारा आपस में मजाक है, तो इसलिए आई विल गो विद महविश हयात। ठीक है। बहुत मज़ा आया इमाम, और हमेशा मज़ा आता है इस प्रॉमिस के साथ कि अगला इंटरव्यू तुम्हारा बेगम के साथ होगा। ये प्रॉमिस ना ले। नहीं, इस प्रॉमिस के साथ नहीं, ये प्रॉमिस जरूर करूंगा कि जब भी बेगम आएगी तो वो हम मिलके ईद का शो जरूर करेंगे। ये प्रॉमिस जरूर है। अगले साल नहीं, मैंने आपको 1.5 साल का है। नहीं तो अगला इंटरव्यू तुम्हारा होगा ही बेगम के साथ, क्योंकि बहुत इंतजार हो गया यार। अब चले अगर आ जाओ फिर, तो किस्मत होगी तो चेयर ही रखनी है काम। और क्या करना है। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। दोबारा ये कहूँगा, नेवर चेंज। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है लाइफ को देखने का, जो पर्सपेक्टिव है, ये बहुत कम लोगों का होता है कि क्रिटिसिज्म के बाद परफॉर्मेंस से चुप कराना, और जब हिट हो गए, जब स्टार बन गए,
तो ये सोचना कि ये भी टेम्पररी है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू नजीब भाई, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू कैच यू, और सबकी टीम का बहुत शुक्रिया यार, आप लोग कराची से आए हैं मुझे पता है, सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। इमाम हमारे साथ थे और ईद इमाम ने हमारे साथ मनाई है, और हमने देखा है कि इमाम जो है वो अपने इस एटीट्यूड के साथ किस तरह से आगे बढ़े लाइफ में, और उम्मीद करते हैं कि इनकी करियर में इसी तरह से और बहुत सारी सक्सेस आए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।